16 दिसंबर 2012 वो तारीख जिसे भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। वो रात जब दिल्ली की सर्दी में एक ऐसी क्रूर घटना घटी जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया। ये कहानी है निर्भया की, एक ऐसी मासूम लड़की की जिसके साथ हुई बर्बरता ने पूरे भारत को गुस्से और दुख के सागर में डुबो दिया। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, ये वो पल था जब लोगों के मुंह से अन्याय और हिंसा के खिलाफ सिर्फ इतना ही निकल रहा था कि बस अब बहुत हो गया। दिल्ली की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में जो हुआ उसने लोगों में इतना गुस्सा भर दिया कि न्याय की मांग की गूंज राजधानी की सड़कों से निकलकर देश के कोने कोने तक पहुंच गई। ये मामला एक युवा महिला का था जिसकी पहचान शुरुआत में मीडिया द्वारा गुप्त रखी गई थी और उसे निर्भया के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ होता है निडर। जैसे जैसे न्याय के लिए आवाज तेज होती गई, उसके माता पिता की सहमति से उसका असली नाम दुनिया के सामने आया। तो आखिर कौन थी निर्भया और उस रात क्या हुआ था उसके साथ जिससे उसकी कहानी आज भी भारतीय समाज में गूंजती है। ये कहानी इतनी मशहूर हुई कि इस पर दिल्ली क्राइम नाम की एक पॉपुलर नेटफ्लिक्स सीरीज भी बनी। तो आइए इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी सुनते हैं जो आज भी हर किसी के दिल और दिमाग पर छाई हुई है। 16 दिसंबर 2012 की रात थी। 22 साल की ज्योति सिंह, जो एक फिजियोथेरेपी इंटर्न थी, अपने दोस्त अविंद्र प्रताप पांडे के साथ एक मूवी नाइट के लिए बाहर गई थी। उन्होंने दक्षिणी दिल्ली के मुनिरका इलाके में लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखी। फिल्म खत्म होने के बाद वो रात करीब 9:30 बजे घर जाने के लिए एक बस में सवार हुए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो बस उनके जीवन का सबसे भयानक सफर बन जाएगा। जैसे ही बस अपनी यात्रा शुरू करती है, अविंद्र को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि बस अपने यूजुअल रूट से हटकर किसी और डायरेक्शन में जा रही थी। जैसे ही उसने ड्राइवर से इस बारे में सवाल किया, तभी 6 लोग जो पहले से ही बस में सवार थे भड़क उठे। वो दोनों को धमकाने लगे और पूछा कि इतनी रात को अकेले बाहर क्यों हो। कुछ ही पलों में सिचुएशन वायलेंस में बदल गई। अविंद्र पर लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला किया गया जिससे वो बेहोश हो गया। इसके बाद उन दरिंदों ने ज्योति पर ध्यान दिया और उसे बस के पीछे की ओर खींच लिया। वहां उन्होंने उसी लोहे की रॉड से उसे बुरी तरह पीटा और बारी बारी से उसका बलात्कार किया। डॉक्टर्स ने बाद में एक मेडिकल रिपोर्ट में बताया कि हमले के कारण उसके पेट, आंतों और प्राइवेट पार्ट्स में गंभीर चोटें आई थी। उन्होंने कहा कि इस नुकसान से ये क्लियर होता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट, मोस्ट लाइकली उसी लोहे की रॉड को डाला गया था। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार ज्योति ने अपने हमलावरों से जमकर मुकाबला किया, जिससे उनमें से 3 पर काटने के निशान पड़ गए। उसके रोकथाम से हमलावर भड़क गए और फिर उन्होंने उस पर और भी क्रूरता से हमला किया। हमले के बाद हमलावरों ने ज्योति और उसके बेहोश दोस्त अविंद्र को भारी सर्दी में बिना कपड़ों के चलती बस से बाहर फेंक दिया। रात करीब 11 बजे एक राहगीर ने उन्हें देखा और तुरंत दिल्ली पुलिस को फोन किया। दोनों विक्टिम्स को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां ज्योति को उसकी गंभीर चोटों के कारण लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। अविंद्र के हाथ पैर टूटे थे लेकिन वो सरवाइव कर गया। हमले की खबर जल्द ही पूरे देश में फैल गई, जिससे लोग बेहद गुस्से में आ गए। ज्योति की काफ़ी सर्जरीज हुई लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही। इसके जवाब में भारत सरकार ने डॉक्टर्स की एक टीम बनाई ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उसे बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर मिले। 26 दिसंबर को उन्होंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए उसे सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करने का फैसला किया। हालांकि कुछ डॉक्टर्स इस बात से सहमत नहीं थे कि उसका ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि वो ट्रांसफ़र किए जाने की कंडीशन में नहीं थी, लेकिन फिर भी ये डिसीजन लिया गया। 27 दिसंबर को सिंगापुर की 6 घंटे की फ्लाइट के दौरान ज्योति को दिल का दौरा पड़ा और वो कभी होश में नहीं आई। दुखद बात यह है कि 29 दिसंबर को सुबह करीब 5 बजे ये घोषित कर दिया गया कि ज्योति अब इस दुनिया में नहीं रही। भयानक घटना के अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने तेजी से काम किया और सभी सस्पेक्ट्स को पकड़ने में कामयाब रही। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज का यूज करके चार्टर बस की पहचान की और ड्राइवर राम सिंह, जिसकी उम्र 30 साल थी, उसे ढूंढ निकाला। मेल विक्टिम अविंद्र की मदद से पुलिस ने हमलावरों के स्केचेस बनवाए। उन्होंने विक्टिम्स के चोरी हुए मोबाइल फोन्स को भी ट्रैक किया, जिससे उन अपराधियों को पकड़ने में मदद मिली। पुलिस ने 6 के 6 अपराधियों को पकड़ लिया। राम सिंह, जो 30 साल का था, और उसका छोटा भाई मुकेश सिंह, जो 26 साल का था। फिर विनय शर्मा, जो 20 साल का एक जिम असिस्टेंट था, और पवन गुप्ता, जो 19 साल का था और फल बेचता था।
उन्होंने 17 साल के मोहम्मद अफरोज और 28 साल के अक्षय ठाकुर को भी गिरफ्तार किया, जो काम की तलाश में दिल्ली आया था। रिपोर्ट्स के अनुसार घटना से पहले इन 6 लोगों ने पार्टी की थी और बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। राम सिंह, जो आमतौर पर वीकडेज में बस चलाता था, उस रात अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए बस लेकर निकला। हालांकि बस में काली खिड़कियां होने की वजह से यात्रियों को ले जाना इल्लीगल था, फिर भी उन्होंने ये काम किया। उस शाम उन्होंने सबसे पहले 35 साल के एक कारपेंटर को निशाना बनाया, उसकी लूटपाट की, उसकी पिटाई की और उसे बस से नीचे फेंक दिया। हालांकि कारपेंटर को कोई गंभीर चोट नहीं आई और उसने इस घटना की सूचना पुलिस को भी दी, लेकिन कोई इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया और इस रेस्पॉन्स की कमी ने हमलावरों को खुलेआम घूमने का मौका दे दिया, जिसके कारण बाद में यंग कपल पर क्रूर हमला हुआ। ज्योति की दुखद मौत के 5 दिन बाद यानी 3 जनवरी 2013 को पुलिस ने अपराध में शामिल 5 एडल्ट्स पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए, लेकिन मोहम्मद अफरोज, जो घटना के समय 17 साल 6 महीने का था, उसे कानून के हिसाब से एडल्ट्स की तरह मुकदमा चलाने के लिए बहुत छोटा माना गया। इसीलिए उसका मुकदमा युवाओं के लिए एक स्पेशल अदालत में अलग से चलाया गया। 10 जनवरी को 6 अपराधियों में से एक के वकील ने मीडिया के सामने कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने ज्योति और अविंद्र को उनके साथ हुई घटना के लिए दोषी ठहराने की कोशिश की। कहा कि उन्हें इतनी रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए था। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अच्छी महिलाओं के साथ, रेस्पेक्टेड महिलाओं के साथ उन्होंने एक भी सेक्सुअल असॉल्ट का इंसिडेंट नहीं देखा है। इस बयान ने पूरे समाज को गुस्से से भर दिया और दिखाया कि हमारे समाज में कुछ लोग महिलाओं के बारे में किस तरह की सोच रखते हैं। 11 मार्च 2013 को बस ड्राइवर राम सिंह को उसके सेल में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। उसके साथ अंदर 3 और कैदी थे, जिन्होंने जेल अथॉरिटीज को इस बारे में जानकारी दी थी। अब ये आत्महत्या थी या हत्या, ये बात अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। जनता के गुस्से और तुरंत न्याय की मांग के जवाब में दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 सितंबर 2013 को अपना फैसला सुनाया। अपराध के लिए जिम्मेदार 4 लोगों को दोषी पाया गया और 3 दिन बाद 13 सितंबर को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जज योगेश खन्ना ने उनकी रिक्वेस्ट के बाद भी उन्हें कोई हल्की सजा देने पर बिल्कुल भी सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपराध किए थे वो बहुत बुरे थे और उनका समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जुवेनाइल मोहम्मद फिरोज को भी हत्या और सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में दोषी पाया गया और उसे सबसे लंबी सजा दी गई जो संभव थी, और वो थी 3 साल की जेल। जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में उसने अपना टाइम पूरा किया और 20 दिसंबर 2015 को रिहा हो गया। 6 अपराधियों में से एक मुकेश सिंह को पता था कि उसे मौत की सजा हो सकती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई पछतावा नहीं था। इसके बजाय उसने विक्टिम को ही हमले के खिलाफ लड़ने के लिए दोषी ठहराया। उसने कहा कि अगर बलात्कार होने पर वो रोकथाम न करती, प्रतिरोध न करती, तो शायद आज वो जिंदा होती। उसके बेरहम शब्दों से पता चलता है कि अपराध कितना क्रूर था। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने मुकेश सिंह और उसके साथ के 3 और अपराधियों को मौत की सजा पर ही रहने का फैसला सुनाया। जब उन्होंने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की कोशिश की तो 5 मई 2017 को उनकी अपील खारिज कर दी गई। इसका मतलब था कि उनकी किस्मत तय हो चुकी थी, उन्हें फांसी की ही सजा दी जाएगी। उन्होंने राष्ट्रपति से माफी मांगी, लेकिन ये कोशिश भी बेकार साबित हुई। 20 मार्च 2020 को तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। 30 मिनट तक लटकाए जाने के बाद अपराधियों को मृत घोषित कर दिया गया। निर्भया कांड एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया, खासकर भारत को, जहां वाकई ये एक बेहद भयानक घटना थी। जैसे ही विक्टिम ज्योति सिंह की चोटों का विवरण मीडिया ने साझा किया, हर कोई बहुत गुस्से में आ गया और परेशान हो गया। इसके जवाब में नई दिल्ली के इंडिया गेट और रेजिना हिल पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए। पूरे भारत में लोग इसी तरह के प्रोटेस्ट्स में शामिल हुए और अपना आक्रोश दिखाया। गुस्सा और न्याय की मांग दक्षिण एशिया के बाकी देशों में भी फैल गई, जिसकी वजह से नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी जगहों पर मार्च और रैलियां निकाली गई। दिल्ली में हुए प्रोटेस्ट ने सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ कार्रवाई की एक नई लहर को जन्म दिया, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही एकजुट हुए। लोग महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा की मांग कर रहे थे और चाहते थे कि गवर्नमेंट, पुलिस और लीगल सिस्टम ज्यादा जिम्मेदारी ले। चूंकि अपराधियों में से एक नाबालिग था, इसलिए लोगों को स्ट्रांगली ये बात फील हुई कि युवा अपराधियों के लिए कानून में बदलाव की जरूरत है। जवाब में भारत ने बलात्कार के लिए सख्त सजा देने के लिए अपने आपराधिक कानूनों को बदल दिया। उदाहरण के लिए इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 376 को अपडेट किया गया। पहले बलात्कार के लिए मिनिमम सजा 7 साल थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया।
अगर बलात्कार के कारण मौत हो जाती है या परमानेंट चोट लगती है तो सजा कम से कम 20 साल की जेल तय की गई। ये बदलाव न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने के लिए किए गए थे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बदलाव हुआ, जिसके अनुसार अगर 16 से 18 साल का कोई माइनर गंभीर अपराध करता है तो उसके साथ अदालत में एडल्ट्स जैसा व्यवहार किया जाएगा और नाबालिग नहीं माना जाएगा। युवा अपराधियों को डील करने का कानून का ये तरीका वाकई एक बड़ा बदलाव है, लेकिन इस अपराध के बावजूद भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले अभी भी आम हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ कानून बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें समाज में लोगों की सोच को भी बदलना होगा। हमें हमारे पारंपरिक विश्वासों, हमारे पुराने विचारों के बारे में खुलकर बातचीत करनी होगी, खासकर ऐसे विचारों के बारे में जो महिलाओं के खिलाफ इन अपराधों में योगदान दे सकते हैं। खुलकर और ईमानदारी से बात करके हम भविष्य में इन भयानक घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस निर्भया कांड पर हमारी चर्चा यहीं समाप्त हो रही है। ये एक ऐसा मामला था जिसने हमारे समाज को गहरी चोट पहुंचाई और हमें सोचने पर मजबूर किया। अगर आपके पास और भी मामले हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हमें चर्चा करनी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस को ऑल पर ज़रूर सेट करें।